प्यारे बच्चों, 10 जमा 2 के हिंदी विषय की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है और मैं हूं देवेंद्र कुमार शर्मा, प्रवक्ता हिंदी। तो बच्चों, आज हम अंतरा भाग 2 के काव्य खंड का अध्ययन करेंगे। हमारे लिए पाठ्यक्रम में निर्धारित अंतरा भाग 2 पुस्तक के अंतर्गत केदारनाथ सिंह की कविता है बनारस, और इसी बनारस कविता के पहले 2 पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या और उसके काव्य सौंदर्य को आज हम इस कक्षा के अंतर्गत देखेंगे। बच्चों, बनारस कविता में कवि ने पूरे बनारस का चित्रण किया है। उन्होंने बनारस के घाटों, वहां के जल, नावों, शवों आदि का चित्रण किया है। वे भिखारियों का वर्णन भी करते हैं और इस तरह से बनारस के अतीत की खोज करते हुए प्रतीत होते हैं। उन्होंने विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से बनारस शहर के रहस्यों को खोला है। इस कविता में केदारनाथ सिंह ने बनारस के सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश का बड़ा सजीव चित्रण किया है। उसमें श्रद्धा है, आस्था है, विरक्ति है, विश्वास है, आश्चर्य है और भक्ति है। बनारस में मृत्यु भी किसी अंत का बोध नहीं कराती, वह किसी हताशा के कारण नहीं बनती, बल्कि जीवन को एक नए सिरे से जीने की सीढ़ी है। यहां ना तो हवन कुंड से धुआं उठना बंद होता है और ना ही चिता की अग्नि कभी यहां पर बुझती है। बच्चों, बनारस कविता का पहला पद्यांश है, इस शहर में वसंत अचानक आता है, और जब आता है तो मैंने देखा है लहरतारा या मडुआडीह की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर, और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। तो बच्चों, सप्रसंग व्याख्या के अंतर्गत सबसे पहले प्रसंग लिखा जाता है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित कविता बनारस का अंश है। इसके रचयिता केदारनाथ सिंह है। इन पंक्तियों में कवि ने बनारस में वसंत ऋतु के आगमन और उससे जुड़े अनेक प्रभावों का वर्णन किया है, और इसकी व्याख्या देखते हैं। इस शहर में वसंत अचानक आता है, अर्थात बनारस में वसंत का आगमन अचानक होता है। इसके लिए ना तो शहर पहले से तैयार होता है और ना ही यहाँ किसी को यह ध्यान रखने की आवश्यकता महसूस होती है कि वसंत कब आएगा। और जब आता है तो मैंने देखा है लहरतारा या मडुआडीह की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर। बच्चों, कवि के अनुसार बनारस वासियों को वसंत के आगमन का एहसास तब होता है जब लहरतारा और मडुआडीह मोहल्लों की तरफ से धूल भरी आंधियां चलने लगती हैं। बच्चों, लहरतारा का नाम आपने कबीर के प्रसंग में भी सुना होगा, क्योंकि नीरू और नीमा जो उनके पालक माता पिता थे, उनको कबीर जी लहरतारा तालाब के पास ही मिले थे, और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। और जब यह वसंत आता है, उससे इस महान और विश्व के सबसे पुराने शहर के लोगों के मुंह में धूल भरने के कारण किरकिरी होने लगती है। सप्रसंग व्याख्या के अंत में विशेष लिखा जाता है, और यही इसका काव्य सौंदर्य भी होता है। तो बच्चों, अगर प्रस्तुत पद्यांश के काव्य सौंदर्य की बात करें तो शहर की जीभ किरकिराने लगती है। इस प्रयोग से ऐसा लगता है जैसे ये बनारस शहर कोई व्यक्ति हो, कोई मानव हो। इसको मानव की तरह व्यवहार करते हुए दर्शाया गया है, अर्थात ये जो प्रयोग है ये बनारस का मानवीकरण हुआ है, और जीभ किरकिराना एक मुहावरा है। और बच्चों, आपने देखा ही है कि इसकी भाषा आम बोलचाल की देसी भाषा है। बच्चों, दूसरा पद्यांश है, जो है वह सुगब गाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचकियां। कवि कहता है कि जो है
अर्थात जो दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी अस्तित्व में है, वह सुगबुगाता है, अर्थात उसमें हलचल होने लगती है। और जो अभी तक अस्तित्व में नहीं आया है वह फेंकने लगता है पचकियां, अर्थात वह भी अंकुरित होने लगता है। देखो बच्चों, सर्दियों में सारी प्रकृति एक प्रकार से शिथिल हो जाती है। वसंत के आगमन के साथ जो सामने दिखाई देने वाली चीजें हैं उनमें भी चेतनता आ जाती है, और जो अभी नहीं दिखाई दे रही हैं, जिनका अस्तित्व अभी सामने आने वाला है, वह भी अंकुरित होने लगती है। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है और पाता है कि घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। बच्चों, दशाश्वमेध बनारस का प्रसिद्ध घाट है। वहां पर वसंत के आगमन से घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है, अर्थात वहां कोमलता छा गई है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है। ये कभी अजीब सी नमी जो बंदरों की आंखों में देखता है, उसका आशय है कि उनमें अब एक उम्मीद जगी है, क्योंकि वहां पर आदमियों का आना जाना अधिक आरंभ हो गया है, इसलिए उनके अंदर भी एक उम्मीद जागी है कि उनको खाने को कुछ मिल जाएगा। और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। तुमने कभी देखा है भिखारियों के कटोरों में वसंत का उतरना? बच्चों, भिखारियों के कटोरे जो सर्दी के मौसम में लोगों के कम आने के कारण एकदम खाली रहते थे, अब उनमें एक अजीब सी चमक भर गई है। भिखारियों के पात्र में धन, अन्न आदि भरना, उनके कटोरों में वसंत का उतरना है। वे अब भरने लगे हैं। और बच्चों, इस पद्यांश के विशेष पर दृष्टिपात करें, जिसको काव्य सौंदर्य भी कहा जाता है। देखो बच्चों, बैठे बंदरों में ब वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। तो भाषा तो इसकी बड़ी सरल है, सहज खड़ी बोली हिंदी है, और उसमें बहुत से देसी शब्द प्रयोग हुए हैं। सुगबुगाना, पचकियां फेंकना, ये देसी शब्द हैं। प्रकृति और आसपास के सजीव बिंबों का प्रयोग हुआ है, और बहुत से मुहावरे कवि ने प्रयोग किए हैं। पत्थर का मुलायम होना, आंखों में नमी आना, चमक से भरना, वसंत उतरना, ये सारे मुहावरे। बच्चों, इन दो पद्यांशों के आधार पर जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन पर भी एक दृष्टिपात करेंगे। पहला प्रश्न है, बनारस में वसंत का आगमन कैसे होता है और उसका क्या प्रभाव इस शहर पर पड़ता है? कवि के अनुसार अचानक बनारस में वसंत का आगमन होता है। मोहल्लों के हर स्थानों पर धूल का बवंडर बनने लगता है। इस कारण चारों ओर धूल छा जाती है और लोगों के मुंह में धूल के होने से किरकिराहट उत्पन्न होने लगती है। प्रायः वसंत में फूलों की बहार छा जाती है, सुगंध सारे वातावरण में व्याप्त हो जाती है, नए पत्ते और कोंपलें निकलने लगती हैं। परंतु इस वसंत में ऐसा कुछ नहीं है। यहां तो बिल्कुल अलग तरह का वसंत आता है, जो धूल से भरा होता है। भिखारी के कटोरों के मध्य वसंत उतरता दिखाई देता है। गंगा के घाट लोगों से भर जाते हैं। यहां तक कि इस मौसम में बंदरों की आंखों में भी एक उम्मीद, एक नमी दिखाई देती है। बच्चों, दूसरा प्रश्न है, खाली कटोरों में वसंत का उतरना क्या आशय है? तो जहां तक खाली कटोरों में वसंत का उतरना का आशय है, ये दर्शाता है कि भिखारियों को अब भीख मिलने लगी है। इससे पहले उन्हें भीख नसीब नहीं हो रही थी। गंगा के घाटों में भिखारी भिक्षा की उम्मीद पर आंखें बिछाए बैठे हुए थे, लेकिन उनके भिक्षा पात्र खाली ही थे। अचानक घाट पर भीड़ बढ़ने लगी है और लोग उन्हें भिक्षा दे रहे हैं। भिक्षा मिलने से उनके खाने पीने संबंधी चिंताएं कुछ समय के लिए समाप्त हो गई हैं और उनके मुख पर प्रसन्नता दिखाई देने लगी है। अतः कवि इस स्थिति को खाली कटोरों में वसंत का उतरना कहता है। बच्चों, इस कविता में दशाश्वमेध घाट का वर्णन आया है।
दशाश्वमेध बनारस का प्रसिद्ध घाट है और इस दशाश्वमेध घाट की छवि के साथ आपको छोड़ते हुए मैं इस कक्षा से विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।